हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो फाइनली आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। साथ ही हमारा क्लास 12 सेशन 2022-2023 का भी ये आखिरी क्लास होगी, क्लास अकाउंटेंसी के सिलेबस की। इसका ये मतलब नहीं कि अब वीडियोस नहीं आएंगी। अब हम लोगों ने एक बार सिलेबस राउंड कर लिया है, प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है। ये वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अब मैं आगे क्लास आपको बहुत सारी लर्निंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, सीखने की स्ट्रैटेजीज, कैश फ्लो के साथ जो चैप्टर वाइज थ्योरी है, यानी कि पूरा फंडामेंटल से लेकर कैश फ्लो तक, वो पूरी की पूरी हर एक चैप्टर की थ्योरी आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से ट्रिक्स के थ्रू आप चीज़ों को याद रख सको, वन शॉट, छोटे छोटे रिवीजन सीरीज, बहुत सारे शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ आगे करेंगे, लेकिन आज हमने फाइनली डेली बेसिस पे काम करते करते यहाँ पे खत्म कर। थैंक यू वेरी मच, आप सब क्लास वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आप सब लोगों के मोटिवेशन से, सपोर्ट से ही क्लास आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पार्ट नंबर 8 के अंदर मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराऊंगा वो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो वेटेज है इसका, वो कुछ ऐसा है 6+1+1। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, एक 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 8 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर होगा, जिसमें से 6 नंबर वाले क्वेश्चन हम बना चुके हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला, जो बड़े क्वेश्चन है उसी से ही छोटा क्वेश्चन बन सकता है। लाइक एक मशीन बेची, उसको इतने घाटे में बेचा, इतने फायदे में बेचा, तो बताओ कि ऑपरेटिंग में कितना आएगा, इन्वेस्टिंग में कितना आएगा, शेयर्स इशू किया प्रीमियम पे, पार पे, तो बताओ फाइनेंसिंग में कितना अमाउंट आएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पहले चीज पूछी जा सकती है। दूसरा क्लास आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये चीज किस एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। तीसरा, कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है। चौथा, दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है फाइनेंशियल कंपनी, जैसे बैंक्स हो गए, जिनका डेली बेसिस का काम ही क्या है, पैसे से लेना देना है, और एक हो गया नॉन बैंकिंग ट्रेडिंग कंपनी, जो सामान बेचते, सामान खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उनके लिए ऑपरेटिंग में क्या आएगा और जो फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए क्या आएगा। जैसे नॉर्मल हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन बैंक के लिए यही चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम है, क्योंकि बैंक का काम ही क्या है, सुबह शाम तक वो करते क्या है, लोन लेना लोन देना, इंटरेस्ट लेना इंटरेस्ट देना। तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत ज़्यादा चांस है 2 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो जो जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन सकते हैं मैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और आगे चल के हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो ये आखिरी नहीं है, बस वो कैश फ्लो का 8 पार्ट है, यहाँ पे एंड करेंगे। बट क्वेश्चंस लगातार आगे आते रहेंगे, टेस्ट भी आपके होते रहेंगे, सैम्पल भी, मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपसे कहा था फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज आता है इन्वेस्टिंग में। शेयर, डिबेंचर और लोन, इनसे रिलेटेड हर चीज जो आता है क्लास, वे आता है फाइनेंसिंग के अंदर। इनसे रिलेटेड हर चीज जो आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। जो इनमें कहीं नहीं आया, रेस्ट जो भी है, वो क्लास आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा। कैश सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग। कैश रिसीव अगेंस्ट द रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, तो इस पैसा सामान को बेच के मिले चाहे सर्विसेज को देने से पैसा मिले, ऑपरेटिंग। सामान खरीदा, ये भी ऑपरेटिंग। कैश पेड टू सर्विसेज टेकन, ये भी ऑपरेटिंग। पेटेंट परचेज, इन्वेस्टिंग। गुडविल, पेटेंट्स, अगर आप ये खरीदते हो, परचेज करते हो, तो इन्वेस्टिंग में आता है, और अगर ये राइट ऑफ हो रहा है तो ऑपरेटिंग में आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको पता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, इसको करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और वो करंट एसेट के अंदर आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर आपने इशू किया, प्रोसीड मतलब जो पैसा आता है डिबेंचर इशू करने से, वो फाइनेंसिंग। अगर आपने डिबेंचर किसी को इशू किया और बदले में मशीन ले लिया, तो ये कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कैश का फ्लो ही नहीं है। लेकिन डिबेंचर इशू करके पैसा लिया है तो वो आएगा फाइनेंसिंग के अंदर। परचेज ऑफ शेयर्स, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। परचेज ऑफ शेयर जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। शेयर्स आपने इशू नहीं किया है। बच्चे शेयर्स देखते ही फाइनेंसिंग लगा देते हैं, भैया शेयर्स आपने इशू नहीं किया है, शेयर्स खरीदा है, ओके, इन्वेस्टमेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंसिंग। कमीशन रिसीव, तो भैया कहीं नहीं आता तो ऑपरेटिंग में आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बच्चे कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग से माइनस होता है, तो आपने इसे फाइनेंसिंग क्यों बोला? क्या हम इसे ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं, हमें तब भी नंबर मिलेंगे? सो आंसर इज नो। बेटा ये जो इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे पेड करते हो ना, ये एक्चुअली पार्ट फाइनेंसिंग का ही है। ऑपरेटिंग में तो नेट इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए प्लस करते हैं। अब इसका मैं तुम्हें रीजन बता देता हूँ, आप लोगों को बहुत डीप जाना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी चीज़ डेबिट लिखोगे तो जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। लाइक ये 4 इधर कुछ नहीं है तो आंसर 4 आएगा, इधर 1 है तो आंसर 3 आएगा, इधर 2 है तो आंसर 2 आएगा। तो मतलब इस इंटरेस्ट ने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट को कम कर दिया है, और हम इसे फाइनेंसिंग से भी माइनस कर देते हैं। तो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ से भी माइनस कर दिया, 2 बार कम हो जाता है। इसीलिए इसका नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम इसको प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया, रहेगा ये अभी भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट में प्लस होता है और ऑपरेटिंग में माइनस होता है, इसी रीज़न के साथ, क्योंकि वो इधर आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये नेट प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो इसीलिए हमें कम करना है, क्योंकि हमें इन्वेस्टिंग में इसे प्लस करना है, इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग के अंदर आता है। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ध्यान से समझना, आपने असेट को बेचा, उससे कोई गेन आता है, उस पर भी सरकार को टैक्स देना होता है। जैसे जैसे मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं असेट खरीद के असेट बेच रहा हूँ, 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 15 लाख में बेचा, तो ये जो गेन हुआ, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। सेक्शन 45 इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि भैया इस कैपिटल गेन पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, भैया ये किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पे है इसलिए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स या कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि और कहीं ये आता नहीं है। ओके तो इस तरीके से कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, यहां से 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, कैश इन हो रहा है, आउट हो रहा है या नो फ्लो, पैसा आ रहा है, जा रहा है या कोई फ्लो नहीं हो रहा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान समझना। सेल ऑफ फिक्स असेट, भैया जैसे आपने देखा सेल ऑफ फिक्स असेट, तो भैया ये इनफ्लो होगा, क्योंकि 1 लाख की चीज को 10,000 के मुनाफे में बेचोगे तो 1,10,000 का इनफ्लो होगा। 1 लाख की चीज को 10,000 के घाटे में बेचोगे तो 90,000 आएगा, अभी भी इनफ्लो होगा। मेजर बच्चे, अगर मैं आपसे पूछता कि 1 लाख की चीज को 10 के घाटे में बेचा, तो बच्चे आउटफ्लो बोल देते हैं। भैया घाटे में बेचो चाहे फायदे में बेचो, पैसा तो आ ही रहा है। सेल ऑफ गुड्स, ये भी क्या है क्लास? इनफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी, ये भी क्या है क्लास? इनफ्लो। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 10 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, भैया आपने बिल्डिंग खरीदा, बदले में डिबेंचर दे दिया, तो इसमें कैश का फ्लो कहाँ हुआ, इसलिए से क्या बोलते हैं? नो फ्लो। इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, बेटा बोनस शेयर वो शेयर होता है जो कैपिटल रिजर्व से इशू किया जाता है, उसमें हम कोई भी पैसा नहीं लेते, फ्री में जो शेयर इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो इसमें नो फ्लो। बैंक से पैसा निकाला, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, पैसा चाहे बैंक में जमा करो चाहे पैसा बैंक से निकालो, कोई भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कैश बैंक दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। तो उसमें कोई इस जेब से पैसा निकाल के मैं इस जेब में डाल दूंगा तो ये क्या पैसा आ गया मेरे पास? नहीं, नो फ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, देखो डिविडेंड अगर प्रपोज हुआ है तो कोई फ्लो नहीं है, लेकिन अगर आपने पेमेंट किया है तो आउटफ्लो है, ठीक है। एक बात आज आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा आता है। डिविडेंड पेड, देखो जो डिविडेंड है ना वो हमेशा कंपनी ही देगी, भले ही मैं रिलायंस के शेयर्स को आईसीआईसीआई बैंक से खरीदूं, लेकिन जब डिविडेंड देने की बात आएगी तो वो आईसीआईसीआई बैंक नहीं देगा, रिलायंस देगा। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज, डिविडेंड पेड is always
कंसिडर एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही कंसिडर होगा फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज, फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज। क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, बट डिविडेंड पेड तो हमेशा फाइनेंसिंग का ही पार्ट होगा, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या नॉर्मल कोई क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। सो डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी इज कंसिडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो आप लिखोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पेड कैसी भी कंपनी होती है क्लास, हम उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही कंसिडर करते हैं। लोन गिवन बाय अ फाइनेंशियल कंपनी इज कंसिडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। लोन गिवन, लोन दिया है फाइनेंशियल कंपनी ने, तो भैया इनका रोज का काम है ये चीज, तो ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट कहलाएगा। ओके, तो ये था क्लास, सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे। एक दो पॉइंट को और मैं तुम्हें ट्रीटमेंट बताता हूँ। जैसे मान लो लॉस बाई अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक आया, उससे कोई लॉस हुआ, तो ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। ध्यान समझना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप सबको पता है, सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट में टिप ऐड करते हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। उसी में लॉस बाई अर्थक्वेक भी ऐड कर देना। और अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो वो क्लास यहाँ से माइनस कर देना। ये आप ध्यान रखना, कोई भी लॉस बाई अर्थक्वेक है तो वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया तो वो माइनस हो जाएगा। ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई भी लॉस बाई अर्थक्वेक हो, लॉस बाई फायर हो, कुछ भी हो, लॉस को प्लस करो, इंश्योरेंस क्लेम को माइनस करो, ठीक है। ये किसका है क्लास? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ये होता है, आप सब ध्यान रखना। अच्छा, मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें बोला है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर अर्थक्वेक 20,000, लॉस तुम्हें लिखा ही नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे 20,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो 20,000 का ही क्या हो रहा होगा क्लास, आपका लॉस भी हो रहा होगा, ये आप अज्यूम कर लोगे। दूसरा है एक पॉइंट जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनकम टैक्स रिफंड। अगर तुम्हें कभी भी इनकम टैक्स रिफंड दिया है, मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 50,000, टैक्स पेड दिया है 20,000, और अगर टैक्स पेड किया है तो पक्की बात है प्रोविजन भी बनाया ही होगा। ओके, तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 50,000 का, टैक्स पेड दिया है 20,000, इनकम टैक्स रिफंड दिया है 10,000। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर अलग अलग हो सकता है, बट ओवरऑल ये तीन चीज दे रखी हैं। तो इनकम टैक्स रिफंड सर कहाँ दिखाते हैं, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, बहुत कम पूछा आता है एग्जामिनेशन में, जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखवाया है ये ना के बराबर है। बट कुछ बच्चे होते हैं क्लास की जहाँ पे टीचर करा देते हैं स्कूल में, तो वो सोचते हैं सर ने नहीं कराया इसलिए करा रहा हूँ। तो ये जो इनकम टैक्स रिफंड है ना, इट रिड्यूसेस प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड। ये प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड को कम कर देता है। प्रोविजन फॉर टैक्स 50 नहीं 40 है, टैक्स पेड 20 नहीं 10 है। और आप जानते हो प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में प्लस होता है और टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस होता है। तो इसका ये ट्रीटमेंट है। इनकम टैक्स रिफंड अगर तुम्हें कभी है तो प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड दोनों से ही आप माइनस करोगे, सिंपल सी बात है। और एक बात और, डिविडेंड अगर पेड हुआ है तो प्रोविजन बना ही बना होगा, पक्की बात है। आप सबको याद होगा, मैं इसे हटा रहा हूँ, आप सबको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर एडिशनल पॉइंट में तुम्हें डिविडेंड पेड दिया है, एडिशनल पॉइंट में तुम्हें डिविडेंड पेड दिया है, तो इसे ऑपरेटिंग में प्लस करते हो और फाइनेंसिंग से माइनस। फाइनेंसिंग में तो डिविडेंड पेड लिख के ही माइनस करोगे और ऑपरेटिंग में इसे प्लस करोगे प्रपोज डिविडेंड लिख के। क्योंकि देखो डिविडेंड पहले प्रपोज होगा, फिर डिक्लेयर होगा, फिर पेड होगा। तो अगर पेड हुआ है तो पक्की बात है उसका प्रोविजन भी बना होगा, उसका डिक्लेरेशन भी हुआ होगा। तो एडिशनल पॉइंट में कभी डिविडेंड पेड या इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा आ जाए तो उसका दोनों जगह ट्रीट करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस।
उम्मीद है जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए हैं आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आज फाइनली हमने अपना पूरा का पूरा सिलेबस A to Z सब कुछ खत्म कर दिया। अब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आगे मुझे अभी पहले क्या कराना चाहिए, आपको कितने दिन का रेस्ट चाहिए जहाँ पे आप अपना बैकलॉग वगैरह खत्म कर लो, आप मेरे बराबर आ जाओ सब अच्छे से, सो दैट मैं आई की चीज़ों को प्रिपरेशन करूँ। वीडियो को अपने क्लासमेट तक पहुँचाना जरूर। क्लास 12th में अपनी जी जान लगा दूंगा, शायद ही आपने इतना हार्ड वर्किंग किसी को देखा हो जो मैं कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे, इतने सारे चैनल्स आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो, इतने सारे चैनल देखते हो, आपको जरूर डिफरेंस पता चलता होगा। मैंने हमेशा कोशिश करी है हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आ चुके हैं और आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। कभी कुछ मिस नहीं किया, डेली बेसिस पे क्लास वीडियो डाल के मैंने कोई भी डिफरेंस नहीं किया है, जो इतना पेड भी शायद कोई आपको इतना नहीं देगा जितना मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। सपोर्ट करो, लाइक करो, सो दैट मैं इनकरेज होके और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए टिल एग्जाम तक, और उसके बाद CUET की भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इको और BST की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना।